काल चक्र तिलिस्मी जीव मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। चारों, अब और बचने की कोशिश मत करो। आज सभी बड़े और सच्चे लोग मिलकर तुम्हारे बुरे ठिकाने को खत्म करने आए हैं। ये जगह पहले से ही ऐसे जाल से घिरी हुई है जिससे बचना मुश्किल है। इस बार तुम्हारा सिर जरूर काटा जाएगा। ध्रुव, तुम एक शैतान हो। सिर्फ काल चक्र तिलिस्मी जीव को पाने के लिए तुमने हजारों लोगों को मार डाला। तुमने ऐसे बुरे काम किए हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। अरे राक्षस, 300 साल पहले तुमने मेरा अपमान किया था, मेरे शरीर की पवित्रता छीन ली थी, मेरे पूरे परिवार को मार डाला था और मेरी 9 पीढ़ियों को खत्म कर दिया था। उस दिन से मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। आज मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ। ध्रुव ने गहरे हरे रंग के फाटे हुए कपड़े पहने थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसने चारों तरफ देखा, खून से सने हुए कपड़े पहाड़ी हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे कोई युद्ध का झंडा हो। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे जिनसे ताजा खून बह रहा था। थोड़ी देर तक वहां खड़े रहने से ही ध्रुव के पैरों के नीचे खून का एक बड़ा तालाब बन गया था। दुश्मनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। ये तय था कि उसकी मौत यहीं होगी। छोटू अपनी हालत अच्छी तरह समझता था, लेकिन मौत के सामने भी उसके चेहरे के भाव नहीं बदले। वह शांत था, उसकी आंखें शांत थीं जैसे किसी गहरे कुएं का पानी हो, इतनी गहरी कि लगता था उनका कोई अंत ही नहीं है। सच्चाई के बड़े समूहों ने उसे घेर लिया था, जिसमें सिर्फ बूढ़े और अनुभवी लोग ही नहीं थे बल्कि जवान और होशियार लड़के भी थे। बुरी तरह से घिरे हुए ध्रुव के आसपास कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ उसका मजाक उड़ा रहे थे, कुछ की आंखें गुस्से से चमक रही थीं, तो कुछ अपने घावों को पकड़े हुए डर से देख रहे थे। वह हिले नहीं। हर कोई ध्रुव के आखिरी हमले से सावधान था। 6 घंटे तक यह तनाव भरा माहौल बना रहा। शाम होने तक सूरज की किरणें पहाड़ के किनारे पर फैल गईं। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह पर आग लग गई हो। छोटू, जो पूरे समय एक पत्थर की मूर्ति की तरह चुप था, ने धीरे से अपना शरीर घुमाया। योद्धाओं का समूह अचानक सावधान हो गया और वे सब एक बड़ा कदम पीछे हट गए। अब तक ध्रुव के पैरों के नीचे की भूरी पहाड़ी चट्टान गहरे लाल रंग की हो चुकी थी। बहुत ज्यादा खून बहने के कारण उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। सूर्यास्त के बाद अचानक उस पर एक चमक आ गई। डूबते हुए सूरज को देखकर ध्रुव धीरे से हंसा। नीले पहाड़ के ऊपर सूरज ढल जाता है। शरद ऋतु का चांद वसंत की हवा के साथ आता है। सुबह बालों की तरह हल्की होती है और रात बर्फ की तरह ठंडी। चाहे तुम सफल हो या असफल, जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो कुछ भी नहीं बचता। जब उसने यह कहा तो धरती पर अपने पिछले जीवन की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। वह असल में धरती पर रहने वाला एक चीनी विद्वान था जो किस्मत से इस दुनिया में आ गया था। उसने 300 साल तक मुश्किलों भरा जीवन जिया और फिर 200 साल और जिया। उसकी जिंदगी के लगभग 500 साल पलक झपकते ही बीत गए। उसके दिल की गहराई में दबी हुई बहुत सी यादें फिर से ताजा होने लगी, उसकी आंखों के सामने आने लगी। मैं आखिर में हार गया, ध्रुव ने अपने मन में उदासी से आह भरी। फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं था। यह आखिरी नतीजा वैसा ही था जैसा उसने पहले से सोच लिया था। जब उसने शुरू में यह फैसला किया था तो उसने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया था। एक राक्षस होने का मतलब है निर्दयी और क्रूर होना, मारने वाला और सब कुछ तबाह करने वाला होना। स्वर्ग या धरती पर ऐसी किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। दुनिया का दुश्मन बन जाना और फिर इसके बुरे नतीजे भुगतने पड़ते हैं। अगर मैंने अभी जो काल चक्र तिलिस्मी जीव बनाया है वह काम करता है तो भी मैं अपने अगले जन्म में एक राक्षस ही बनूंगा। यह सोचते हुए छोटू खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंस पड़ा। अरे दुष्ट राक्षस, तुम किस बात पर हंस रहे हो? सब लोग सावधान रहें, राक्षस अपने आखिरी पलों में हमला करने वाला है। जल्दी करो और कालचक्र तिलिस्मी जीव हमें दे दो। सरदारों का समूह आगे बढ़ा। उसी समय एक जोरदार धमाके के साथ छोटू एक तेज चमकती हुई ऊर्जा में डूब गया। वसंत की बारिश धीरे धीरे बहता कोहरा पर्वत पर बरस रही थी। रात काफी हो चुकी थी। हल्की बारिश के साथ ठंडी हवा चल रही थी। फिर भी बहता कोहरा पर्वत अंधेरे से ढका नहीं था। पहाड़ के किनारे से नीचे तक दर्जनों छोटी छोटी रोशनियां एक चमकती हुई पट्टी की तरह दिख रही थीं। ये रोशनियां ऊंची इमारतों से आ रही थीं। हालांकि यह 10,000 रोशनियों जितनी तो नहीं थी, फिर भी इनकी संख्या कुछ हजार जरूर थी। पहाड़ पर तिलास्मीबाज गांव बसा हुआ था जो विशाल और अकेले खड़े पहाड़ को इंसानी सभ्यता का अमीर एहसास दे रहा था। तिलास्मीबाज गांव के बीच में एक शानदार मंडप था। इस समय एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था और रोशनी पहले से कहीं ज्यादा तेज थी जो शान से चमक रही थी। हमारे पूर्वजों, कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि इस उत्सव में बहुत सारे ऐसे नौजवान लड़के आएं जिनमें असाधारण प्रतिभा और समझदारी हो, जो अपने परिवारों के लिए नया खून और उम्मीदें लेकर आएं। तिलास्मीबाज कबीले का मुखिया, जो मध्यम उम्र का था, जिसके सिर के किनारे के बाल सफेद हो रहे थे और जिसने भूरे पीले रंग के फर्श पर घुटनों के बल बैठकर सफेद रंग के औपचारिक कपड़े पहने थे। उसका शरीर सीधा था, उसके हाथ आपस में जुड़े हुए थे, आंखें कसकर बंद थीं और वह सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा था। वह एक लंबे काले बक्से के सामने खड़ा था। बक्से पर 3 परतें थीं
जिन सभी पर पूर्वजों की याद में बनी पट्टिकाएं रखी हुई थीं। पट्टिकाओं के दोनों तरफ तांबे की धूपदानियां थीं, जिनसे धुआं निकल रहा था। उसके पीछे 10 से ज्यादा लोग उसी तरह घुटनों के बल बैठे थे। उन्होंने ढीले सफेद रंग के औपचारिक कपड़े पहने हुए थे और वे सभी कबीले के बूढ़े जरूरी सदस्य और वे लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा ताकत थी। प्रार्थना खत्म करने के बाद तिलास्मी बाज कबीले के मुखिया ने अपने दोनों हाथों से कमर झुकाकर फर्श पर दबाव डाला और दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही माथा भूरे पीले फर्श से टकराया, हल्की धमाकों की आवाज सुनाई दी। उसके पीछे बूढ़े और जरूरी कबीले के सदस्य गंभीरता से और शांति से उसका साथ दे रहे थे। इसके साथ ही हॉल में हल्की हल्की आवाजें आने लगी और सिर फर्श पर टकराने लगे। जब रस्म पूरी हो गई तो लोगों की भीड़ धीरे धीरे जमीन से उठी और चुपचाप पवित्र मंदिर से बाहर चली गई। दालान में बूढ़ों की भीड़ से राहत की सांसें सुनाई देने लगी और माहौल हल्का हो गया। धीरे धीरे बातचीत की आवाज बढ़ने लगी। वक्त कितनी तेजी से उड़ता है, पलक झपकते ही 1 साल बीत जाता है। पिछली रस्म तो ऐसे लगती है जैसे कल ही हुई हो। मुझे अब भी वह साफ साफ याद है। कल सालाना बड़ा उत्सव शुरू हो रहा है। मुझे हैरानी है कि इस साल कौन सा नया होनहार सामने आएगा। मुझे उम्मीद है कि कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली नौजवान सामने आएंगे। तिलास्मीबाज कबीले ने पिछले 3 सालों से किसी भी होशियार लड़के को आगे बढ़ते हुए नहीं देखा है। मैं सहमत हूँ। काली बिजली गांव, दरिंदा गांव में इन कुछ सालों में कुछ होनहार बच्चे सामने आए हैं। खासकर काली बिजली कबीले से सूव्यालान। उसकी पैदाइशी प्रतिभा तो कमाल की है। यह साफ नहीं था कि सूव्यालान का नाम किसने लिया था, लेकिन बूढ़ों के चेहरों पर चिंता दिखने लगी। उस लड़के की काबिलियत लाजवाब थी। सिर्फ 2 साल की छोटी सी ट्रेनिंग में ही वह 3रे दर्जे के तिलिस्मी योद्धा के स्तर तक पहुंच गया था। युवा पीढ़ी में उसे सबसे बेहतरीन माना जा सकता है। यहाँ तक कि बूढ़ी पीढ़ी भी उस होनहार नौजवान से दबाव महसूस कर सकती थी। वक्त के साथ वह जरूर काली बिजली कबीले का मजबूत स्तंभ बन जाएगा। कम से कम वह एक ताकतवर योद्धा तो जरूर होगा। इस बात पर किसी को कभी शक नहीं हुआ। लेकिन इस साल उत्सव में हिस्सा लेने वाले नौजवानों के लिए सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। आप सही कह रहे हैं। ध्रुव के शरीर में एक युवा प्रतिभा दिखाई दी है। 3 महीने बाद बोलने लगा, 4 महीने बाद चलने लगा। 5 साल की उम्र में वह कविता सुनाने में माहिर था। बहुत ही समझदार, सच में बहुत प्रतिभाशाली लगता है। ये कितनी दुख की बात है कि उसके माता पिता जल्दी मर गए। अब उसका पालन पोषण उसके चाचा और चाची कर रहे हैं। हाँ, इस लड़के में छोटी उम्र से ही समझदारी है और बड़ी इच्छाएं भी हैं। हाल के सालों में मैंने उसकी रचनाएं जियांग जिंग ज्यू, योंग मेई और जियांग चेंग सुनी है। क्या कमाल की प्रतिभा है। तिलास्मी बाज कबीले का मुखिया पैतृक मंदिर से निकलने वाला आखिरी आदमी था। धीरे से दरवाजा बंद करने के बाद उसने गलियारे में कबीले के बूढ़ों के बीच चल रही बातों को सुना। वह तुरंत समझ गया कि बूढ़े लोग उस समय ध्रुव नाम के युवक के बारे में बात कर रहे थे। कबीले का मुखिया होने के नाते होशियार और खास नौजवानों पर ध्यान देना स्वाभाविक है और ऐसा हुआ कि ध्रुव छोटों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला था। अनुभव से पता चला है कि जिन लोगों की जवानी में कमाल की याददाश्त होती है या जिनमें बड़ों के बराबर ताकत होती है या जिनमें दूसरी बड़ी पैदाइशी खूबियां होती हैं, उन सभी में तिलिस्म योद्धा बनने की शानदार क्षमताएं होती हैं। अगर यह बच्चा A ग्रेड की क्षमता दिखाता है तो बहुत सावधानी से वह सूव्यालान से भी मुकाबला कर सकता है, भले ही वह B ग्रेड का हो। भविष्य में वह तिलास्मी बाज कबीले का नाम रोशन कर सकता है। लेकिन इतनी शुरुआती समझदारी के साथ ग्रेड का होना इतना मुमकिन नहीं है, लेकिन A ग्रेड होना बहुत संभव है। ये सोचते हुए तिलास्मी बाज कबीले के मुखिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुरंत खांसते हुए उसने कबीले के बूढ़ों की तरफ देखा और कहा, सब लोग, बहुत देर हो गई है। कल के उद्घाटन समारोह के लिए आप सभी को आज रात अच्छी तरह से आराम करना चाहिए और अपनी ताकत बचाकर रखनी चाहिए। उसके कहने से बूढ़े लोग चौंक गए। वे एक दूसरे की ओर ध्यान से देखने लगे। कबीले के मुखिया के कहने का मतलब अच्छा था, लेकिन हर कोई जानता था कि वह क्या कहना चाह रहा था। हर साल इन नौजवान प्रतिभाओं के लिए मुकाबला करने के लिए बड़े लोग आपस में झगड़ते थे, जिससे उनके कान लाल हो जाते थे और सिर से खून बहने लगता था। उन्हें अच्छी तरह से आराम करना चाहिए और कल तक खुद को तरोताजा रखना चाहिए जब मुकाबला शुरू होगा, खास तौर पर उस ध्रुव के साथ जिसकी A ग्रेड क्षमता बहुत बड़ी थी। इस बात को छोड़कर कि उसके माता पिता दोनों मर चुके थे और यह भी कि वह सीमेन शाल के खानदान के बचे हुए 2 लोगों में से एक था। अगर कोई उसे अपनाकर अपने परिवार में शामिल कर लेता तो बहुत सावधानी और ट्रेनिंग के साथ वह अपने परिवार को 100 साल की तरक्की दिला सकता था। हालांकि मैं आगे बढ़कर वही कहूंगा जो पहले कहा जाना चाहिए। जब आप मुकाबला करें तो ईमानदारी और निष्पक्षता से करें। किसी भी चालबाजी या साजिश की इजाजत नहीं है और न ही कबीले की एकता को नुकसान पहुंचाना चाहिए। कृपया आप सभी इसे ध्यान में रखें। कबीले के मुखिया ने सख्ती से कहा, हम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, हम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हम इसे ध्यान में रखेंगे। तो फिर शुभ रात्रि। कृपया अपना ख्याल रखें। कबीले के बूढ़े लोग
सोच में डूबे हुए धीरे धीरे चले गए। थोड़ी देर बाद लंबा गलियारा शांत हो गया। वसंत की बारिश की हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और कबीले का मुखिया धीरे से खिड़की की ओर चला गया। तुरंत ही उसने पहाड़ की ताजी नम हवा में सांस ली। उसे कितनी ताजगी महसूस हुई। यह अटारी की तीसरी मंजिल थी। कबीले के मुखिया ने खिड़की से बाहर देखा। वह पूरे तिलास्मी बाज गांव का आधा हिस्सा देख सकता था। भले ही रात काफी हो चुकी थी, फिर भी गांव के ज्यादातर घरों में रोशनी जल रही थी, जो आम बात नहीं थी। कल उद्घाटन समारोह है और यह सभी के फायदे से जुड़ा हुआ है। कबीले के लोगों के दिलों में एक तरह की उत्साह भरी लेकिन तनावपूर्ण भावना थी और इस वजह से स्वाभाविक रूप से कई लोग ठीक से सो नहीं पाए थे। ये कबीले के भविष्य की उम्मीदें हैं और उसकी आंखों में कई रोशनियां नाच रही थी। कबीले के मुखिया ने आंख भरी। ठीक उसी पल दो साफ आंखें चुपचाप रात में चमकती उन्हीं रोशनियों को देख रही थी, जो अंदर से मिलीजुली भावनाओं से भरी हुई थी। तिलास्मी बाज गांव, ये तो 500 साल पहले की बात है। लगता है कालचक्र तिलिस्मी जी सच में काम करता है। ध्रुव चुपचाप देखता रहा, खिड़की के पास खड़ा रहा, हवा से बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर पड़ने दिया। कालचक्र तिलिस्मी जीव का इस्तेमाल समय को पीछे मोड़ने के लिए किया जाता है। 10 बड़े रहस्यमय तिलिस्मी जीवों की सूची में कालचक्र तिलिस्मी जीव 7वें नंबर पर आने में कामयाब रहा। ये कोई मामूली चीज तो नहीं थी। सीधे शब्दों में कहें तो इसमें दोबारा जन्म लेने की ताकत है। कालचक्र तिलिस्मी जीव के इस्तेमाल से मेरा पुनर्जन्म हुआ है। 500 साल पहले के समय में वापस जा रहा हूँ। ध्रुव ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी नजर अपनी जवान और कोमल पीली हथेलियों पर टिकी हुई थी। फिर उसने धीरे से उन्हें भींच लिया। अपनी पूरी ताकत से इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। खिड़की की चौखट पर हल्की हल्की बारिश की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और बहुत देर बाद उन्हें खोला। उसने आह भरते हुए कहा, 500 साल का तजुर्बा, यह सच में एक सपने जैसा लगता है। लेकिन वह यह साफ साफ जानता था, यह निश्चित रूप से कोई सपना नहीं था। कहानियों में कहा गया है कि इस दुनिया में समय की एक नदी बहती है। यही दुनिया के समय के चलने और घूमने में मदद करती है और कालचक्र तिलिस्मी जीव की ताकत का इस्तेमाल करके कोई भी उस नदी में ऊपर की ओर तैरकर अतीत में वापस जा सकता है। इस कहानी पर कई लोगों की अलग अलग राय है। बहुत से लोग इस पर यकीन नहीं करते और कुछ लोग इसकी सच्चाई पर शक करते हैं। असल में बहुत कम लोग इस पर भरोसा करने की हिम्मत कर पाते हैं, क्योंकि जब भी कोई कालचक्र तिलिस्मी जीव का इस्तेमाल करता है तो उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है और अपने पूरे शरीर और अपनी साधना को इसकी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए ईंधन बनाना पड़ता है। यह कीमत बहुत ज्यादा है और जो बात लोग मान नहीं सकते वह यह है कि अपनी जान देकर कीमत चुकाने के बाद भी उन्हें यह नहीं पता होता कि नतीजा क्या होगा। इसलिए अगर किसी के पास कालचक्र तिलिस्मी जीव हो भी तो वे इसे इतनी आसानी से इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या होगा अगर ये बातें झूठी हों और यह सिर्फ एक धोखा हो? अगर ध्रुव को ऐसी हालत में नहीं डाला जाता तो वह भी इतनी जल्दी इसका इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन अब ध्रुव पूरी तरह से मान चुका है, क्योंकि सच्चाई उसके सामने आ चुकी है और उसे झूठलाना मुमकिन नहीं था। उसका सच में पुनर्जन्म हुआ है। ये बस दुख की बात है। शुरू से ही मैंने बहुत मेहनत की, हजारों लोगों को मारा, भगवान को भी गुस्सा दिलाया और लोगों को बदला लेने के लिए उकसाया। इस अच्छे तिलिस्मी जीव को पाने और उसे बेहतर बनाने के लिए बहुत दुख और मुश्किलों से गुजरा। ध्रुव ने आह भरते हुए सोचा। भले ही उसका पुनर्जन्म हुआ था, लेकिन कालचक्र तिलिस्मी जीव उसके साथ नहीं आया। हजारों जीवों में इंसान सबसे महान है। तिलिस्मी जीव स्वर्ग और पृथ्वी का सार है। तिलिस्मी जीव हजारों तरह के आकार और अजीबोगरीब और रहस्यमयी किस्म के होते हैं। इनकी गिनती करना मुश्किल है। कुछ तिलिस्मी जीव 1 या 2 या 3 बार इस्तेमाल करने के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और कुछ तिलिस्मी जीवों को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है जब तक कि उनका इस्तेमाल उनकी सीमा से ज्यादा ना हो जाए। ऐसा कहा जा सकता है कि यह मुमकिन है कि कालचक्र तिलिस्मी जीव उन किस्मों में से एक है जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है और उसके बाद वे हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर यह चला भी गया तो भी मैं दूसरा बना सकता हूँ। मैंने अपने पिछले जीवन में ऐसा किया है, तो मैं इस जीवन में ऐसा क्यों नहीं कर सकता? दया के विचारों को एक तरफ रख देने के बाद ध्रुव के दिल में बड़ी इच्छाएं और पक्का इरादा जाग उठा। पुनर्जन्म लेने में कामयाब होने के लिए इस सच्चाई ने कालचक्र तिलिस्मी जीव के खोने को पूरी तरह से ठीक ठहरा दिया। यह बताने की जरूरत ही नहीं कि उसके पास कुछ कीमती चीज थी, इसलिए ऐसा नहीं है कि उसने सब कुछ खो दिया। वह अनमोल खजाना था उसकी 500 सालों की यादें और अनुभव। उसकी यादों में हर तरह के खजाने और कीमती सामान हैं, जिन्हें इस समय में अभी तक किसी ने नहीं खोजा है। सभी बड़ी घटनाएं और बातें वह इतिहास के पन्नों से आसानी से जान सकता है। अनगिनत लोग हैं, कुछ छिपे हुए ताकतों के पूर्वज हैं, कुछ बहुत होशियार हैं, कुछ तो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। साथ ही इन 500 सालों में कड़ी मेहनत से साधना करने और लड़ाई के भरपूर अनुभव की यादें हैं। इन सभी यादों और अनुभवों के साथ उसने निस्संदेह
हालात और आने वाले मौकों को समझ लिया था। अच्छी योजना और उसे लागू करने से वह अपनी स्थिति को बहुत ताकत और शान से मजबूत कर सकता था। अब ये कोई मुश्किल नहीं थी कि वह दूसरों से एक कदम आगे निकल सकता था, ऊंची सीमाओं को तोड़ सकता था। ये बताने की जरूरत ही नहीं कि उसके पास कुछ कीमती चीज थी, इसलिए ऐसा नहीं है कि उसने सब कुछ खो दिया। वह अनमोल खजाना था उसकी 500 सालों की यादें और अनुभव। उसकी यादों में हर तरह के खजाने और कीमती सामान हैं, जिन्हें इस समय में अभी तक किसी ने नहीं खोजा है। सभी बड़ी घटनाएं और बातें वह इतिहास के पन्नों से आसानी से जान सकता है। अनगिनत लोग हैं, कुछ छिपे हुए ताकतों के पूर्वज हैं, कुछ बहुत होशियार हैं, कुछ तो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। साथ ही इन 500 सालों में कड़ी मेहनत से साधना करने और लड़ाई के भरपूर अनुभव की यादें हैं। इन सभी यादों और अनुभवों के साथ उसने निस्संदेह हालात और आने वाले मौकों को समझ लिया था। अच्छी योजना और उसे लागू करने से वह अपनी स्थिति को बहुत ताकत और शान से मजबूत कर सकता था। अब ये कोई मुश्किल नहीं थी कि वह दूसरों से एक कदम आगे निकल सकता था, ऊंची सीमाओं को तोड़ सकता था। ये बताने की जरूरत ही नहीं कि उसके पास कुछ चीज थी, इसलिए ऐसा नहीं है कि उसने सब कुछ खो दिया। वह अनमोल खजाना था, उसकी 500 सालों की यादें और अनुभव। उसकी यादों में हर तरह के खजाने और कीमती सामान हैं, जिन्हें इस समय में अभी तक किसी ने नहीं खोजा है। सभी बड़ी घटनाएं और बातें वह इतिहास के पन्नों से आसानी से जान सकता है। अनगिनत लोग हैं, कुछ छिपे हुए ताकतों के पूर्वज हैं, कुछ बहुत होशियार हैं, कुछ तो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। साथ ही इन 500 सालों में कड़ी मेहनत से साधना करने और लड़ाई के भरपूर अनुभव की यादें ही हैं। इन सभी यादों और अनुभवों के साथ उसने निस्संदेह हालात और आने वाले मौकों को समझ लिया था। अच्छी योजना और उसे लागू करने से वह अपनी स्थिति को बहुत ताकत और शान से मजबूत कर सकता था। अब यह कोई मुश्किल नहीं थी कि वह दूसरों से एक कदम आगे निकल सकता था, ऊंची सीमाओं को तोड़ सकता था। तो मैं इस बारे में कैसे सोचूं? ध्रुव बहुत समझदार था। उसने खुद को शांत किया और खिड़की के बाहर रात की बारिश को देखते हुए सोचा। ये सोचते ही चीजें मुश्किल लगने लगी। एक पल सोचने के बाद उसकी भौहें और भी सिकुड़ गईं। 500 साल का समय बहुत लंबा होता है। उन उलझी हुई यादों की बात छोड़ो जिन्हें याद करना मुश्किल है, यहाँ तक कि खजानों के छिपे हुए ठिकानों या लोगों से खास मुलाकातों को याद करना भी बहुत था। लेकिन असली बात यह थी कि ठिकाने बहुत दूर थे और तय समय पर ही वहाँ पहुंचा या जाया जा सकता था। सबसे जरूरी चीज है साधना। अभी तो मैंने अपना आदिम सागर भी नहीं खोला है, तिलिस्म योद्धा बनने के रास्ते पर पहला कदम भी नहीं रखा है। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। मुझे जल्दी से साधना करनी होगी, इतिहास के साथ चलना होगा और मौकों का सबसे अच्छा फायदा उठाना होगा। ये मत भूलो कि खजानों के ये छिपे हुए ठिकाने बिना सही तैयारी के बेकार थे, बल्कि ये तो भेड़ियों की गुफा में घुसकर मौत को दावत देने जैसा था। इस समय ध्रुव के सामने साधना की समस्या थी। उसे अपनी नींद का स्तर जितनी जल्दी हो सके उतना बढ़ाना था। अगर वह अपने पिछले जीवन की तरह धीरे धीरे चलता तो उसके लिए बहुत देर हो जाती। जितनी जल्दी हो सके साधना करने के लिए मुझे कबीले से मदद लेनी होगी। अभी जिस हालत में मैं हूँ उसमें मेरे पास खतरनाक पहाड़ों पर इधर उधर घूमने की ताकत या काबिलियत नहीं है। एक मामूली पहाड़ी सुअर भी मेरी जान ले सकता है। अगर मैं तीसरे दर्जे के तिलिस्म योद्धा की साधना तक पहुंच जाता हूं तो मेरे पास खुद को बचाने और पहाड़ छोड़ने के साधन होंगे। एक राक्षस के रास्ते पर साधना करने वाले 500 साल के आदमी की नजर से बहता कोहरा पर्वत बहुत छोटा लगता है। तिलास्मी बाज गांव तो पिंजरे जैसा लगता है, लेकिन पिंजरे ने जहां आजादी को रोका वहीं पिंजरे की मजबूत सलाखें एक तरह की सुरक्षा भी देती हैं। इस थोड़े से समय में मैं बस इसी पिंजरे में रहूंगा। जब तक मैं तीसरे दर्जे के तिलिस्म योद्धा तक पहुंच सकता हूं, मैं इस बेचारे पहाड़ को छोड़ सकता हूं। अच्छी किस्मत है कि कल जागृति समारोह है। मैं जल्द ही तिलिस्म योद्धा के तौर पर ट्रेनिंग शुरू कर सकूंगा। जब उसने जागरण समारोह के बारे में सोचा तो उसके दिल में दबी पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं। प्रतिभा, वह खिड़की के बाहर देखता रहा। उसकी आवाज में गहरा व्यंग्य छिपा था। उसी वक्त उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और एक दुबला पतला किशोर अंदर आया। भाई, आप बारिश में खिड़की के पास क्यों खड़े हैं? वह लड़का ध्रुव से थोड़ा छोटा था और चेहरा भी बहुत कुछ ध्रुव से मिलता जुलता था। ध्रुव ने जैसे ही उसकी ओर देखा उसके चेहरे पर हल्की उलझन दिखाई दी। तू है मेरा जुड़वा छोटा भाई सीमेन शाल। छोटू ने भौहें उठाई, लेकिन तुरंत फिर से उसकी आंखों में वही ठंडी उदासी लौट आई। सीमेन शाल ने नजरें झुका ली और अपने पैरों की उंगलियों को देखने लगा। ये उसका पुराना आदत भरा अंदाजा था। मैंने देखा कि आपकी खिड़की खुली है तो सोचा बंद कर दूं। कल तिलिस्म योद्धाओं का जागरण समारोह है। रात बहुत हो गई है भाई। अगर चाचा चाची को पता चला कि आप अभी तक जगे हैं तो वो चिंता करेंगे। छोटू को सीमेन शाल की इन बातों से कोई हैरानी नहीं हुई। बचपन से ही उसका छोटा भाई यही सब करता आ रहा था। कभी कभी वह सोचता था कि शायद असली प्रतिभावान लोग ऐसे ही होते हैं, दूसरों से अलग। दोनों जुड़वा थे, एक ही समय में जन्मे थे, लेकिन फिर भी उसके मन में यह सवाल हमेशा रहता, क्यों उसके भाई में इतनी काबिलियत है और वो खुद इतना साधारण। हर
हर कोई जब उससे बात करता तो यही कहता, अरे ये तो छोटू का छोटा भाई है। चाचा चाची तो हमेशा उसे कहते, अपने भाई से कुछ सीखो। यहाँ तक कि कभी जब वो आईने में खुद को देखता तो खुद से नफरत होती थी। ये बातें सालों से उसके दिल में बैठती जा रही थी। जैसे कोई भारी पत्थर दिल पर रखा हो, वैसे ही उसे अपने अंदर बोझ महसूस होता था। हर साल उसका सिर थोड़ा और झुक जाता और वह थोड़ा और शांत हो जाता। चिंता, ध्रुव ने हल्की हंसी के साथ कहा, जैसे वो चाचा चाची की बात पर हंस रहा हो। उसे अभी भी वो दिन याद था जब उनके असली माँ बाप तिलास्मीबाज गांव की एक मुहिम में मारे गए थे। तब वह सिर्फ 3 साल का था और तभी से वह और सीमेन शाल अनाथ हो गए थे। चाचा चाची ने उन्हें पालने के नाम पर उनके माँ बाप की छोड़ी गई सारी चीजें हड़प ली थी। दोनों भाइयों से हमेशा भेदभाव किया गया। ध्रुव ने शुरुआत में सोचा था कि वो एक आम लड़के की तरह जिएगा। वह अपनी असली ताकत छुपाकर सही समय का इंतजार कर रहा था, मगर हालात ऐसे बने कि उसे अपनी कुछ खूबियां दिखानी पड़ी, जिसे लोग प्रतिभा कहते हैं। वह असल में एक समझदार और पक्के इरादों वाली आत्मा है, जो पृथ्वी की कुछ पुरानी कविताओं की यादें अपने साथ लाकर आई है। इन्हीं चीजों ने उसे सबकी नजरों में चढ़ा दिया। बाहरी दुनिया के दबाव ने उसे मजबूर कर दिया कि वह खुद को ठंडा और बेरुख रखे, ताकि कोई उसके रहस्यों को पकड़ न सके। धीरे धीरे वह ठंडापन उसकी आदत बन गया और अब वही उसका असली चेहरा बन गया है। उसके चाचा चाची अब ध्रुव और उसके छोटे भाई सीमेन शाल के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते थे। जैसे जैसे साल गुजरते गए और वे बड़े होते गए, उनका भविष्य बेहतर होता गया और उनके साथ अच्छा व्यवहार बढ़ता गया। यह प्यार नहीं था, बल्कि एक तरह का फायदा उठाने की सोच थी। यह अजीब बात है कि सीमेन शाल ने कभी इस सच को नहीं समझा। उसे न केवल उसकी चाची और चाचा ने धोखा दिया, बल्कि उसने अपने मन में गुस्सा भी पालना शुरू कर दिया। हालांकि अब वह एक अच्छे स्वभाव का और सच्चा लड़का लग रहा था, लेकिन ध्रुव को याद था कि जब उसके भाई में ए ग्रेड की प्रतिभा पाई गई थी तो तिलास्मीबाज गांव ने उसे पालने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसके बाद उसके मन में दबा हुआ सारा गुस्सा, जलन और नफरत बाहर आ गई और कई बार सीमेन शाल अपने ही बड़े भाई ध्रुव को नीचा दिखाता और उसकी जिंदगी मुश्किल बना देता था। ध्रुव की प्रतिभा तो सिर्फ सी ग्रेड की थी। किस्मत को मजाक करना बहुत पसंद है। जुड़वां भाइयों की जोड़ी बड़े वाले में सिर्फ सी ग्रेड की प्रतिभा थी, लेकिन उसे दसियों सालों तक एक होनहार व्यक्ति माना जाता रहा। छोटे वाले को हमेशा अनदेखा किया गया, लेकिन वह ए ग्रेड की प्रतिभा वाला था। कालचक्र तिलिस्मीजीव के नतीजे सुनकर तिलास्मीबाज गांव के लोग हैरान रह गए थे। उसके बाद दोनों भाइयों के साथ व्यवहार अचानक बदल गया था। छोटा भाई तो आसमान की ओर उड़ता हुआ अजगर जैसा था। बड़ा भाई एक ऐसे फेनिक्स पक्षी जैसा था जो जमीन पर गिर पड़ा हो। इसके बाद ध्रुव को अपने छोटे भाई, अपनी चाची और चाचा की ठंडी नजरों और गांव के लोगों की बेरुखी से बहुत दुख और परेशानी झेलनी पड़ी। क्या वह इससे नफरत करता था? अपने पिछले जीवन में ध्रुव को इससे नफरत थी। उसे अपनी कम प्रतिभा से नफरत थी। उसे इस बात से नफरत थी कि गांव के लोग कितने निर्दयी थे। उसे इस बात से नफरत थी कि किस्मत कितनी अन्यायपूर्ण थी। लेकिन अब अपने 500 साल के जीवन के अनुभवों के साथ इस बारे में दोबारा सोचने पर उसका मन शांत था। उसमें रत्ती भर भी नफरत नहीं थी। गुस्सा करने से क्या फायदा होता? दूसरे नजरिए से सोचने पर क्या वह अपने छोटे भाई, अपनी चाची और चाचा को समझ सकता था? यहाँ तक कि 500 साल बाद उन दुश्मनों को भी जिन्होंने उस पर हमला किया था। ताकतवर कमजोर को खाता है, जो सबसे ज्यादा लायक होता है वही जीता है। इस दुनिया के नियम हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। हर किसी की अपनी इच्छाएं होती हैं। हर कोई हमेशा मौकों का फायदा उठाने की कोशिश करता है। लड़ाई और हत्याओं के बीच ऐसा क्या है जिसे समझा नहीं जा सकता? 500 सालों के जीवन के अनुभव ने उसे यह सब समझने लायक बना दिया था, वह भी ऐसे दिल से जो अमर होना चाहता था। अगर कोई उसके इस लक्ष्य को पाने से रोकने की कोशिश करेगा तो चाहे वह कोई भी हो, वह उसे मार देगा और बच जाएगा। उसके दिल में बहुत बड़ी इच्छाएं थीं। इस रास्ते पर चलना पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाना था और उसे अकेले रहना था, मारना था। यह उसके 500 सालों के जीवन का अंत था। बदला लेना मेरा मकसद नहीं है। राक्षसी रास्ता किसी से समझौता नहीं करता। यह कहते हुए वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका और उसने अपने छोटे भाई सीमेन शाल को हल्की सी नजर से देखा। तुम जा सकते हो? सीमेन शाल का दिल डर से कांप उठा जब उसने महसूस किया कि उसके भाई की आंखें बर्फ की धार की तरह तेज थीं, जो उसके दिल की गहराई में उतरती हुई लग रही थीं। ऐसी नजरों के सामने उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बर्फ में नंगा खड़ा हो और कोई भी बात उससे छिपी ना हो। तो फिर मैं कल आपसे मिलूंगा, बड़े भाई। आगे कुछ कहने की हिम्मत न जुटा पाने के कारण सीमेन शाल ने धीरे से दरवाजा बंद किया और चला गया।